Hello everyone. Today in this video we are going to talk about some of the points or small tips that would help you in the examinations to solve the MCQs. कुछ छोटे मोटे टिप्स या फिर पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में MCQ को सॉल्व करने में हेल्प करे। आज इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ चीजें आपको शायद पता हो या फिर हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आपको आइडिया ना हो, बट अगर आप एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ चीज आप सीख के जाओगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग जायसवाल एंड वेलकम टू ग्रोथ 360। अगर क्वेश्चन इजी है, आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो आप 3-4 बार पढ़ सकते हो, बट हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी भी लगे, आपको आंसर पता भी हो, तो भी ये हैबिट बनाना है कि हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ा जाए। जब आप क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ के सॉल्व कर सको तो वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चंस 3-4 बार कंटिन्यूअसली पढ़ने के बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पाओ, आपको आंसर ना मिले उसका, तो उन क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 60 टू 80 सेकेंड्स ही हमारे पास होगा। अगर 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब ये 1 से 1.5 मिनट हमारा फिक्स टाइम पीरियड होगा। अगर 1 से 1.5 मिनट के अंदर, मतलब 1 and 1.5 मिनट्स के अंदर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे एट द एंड। जब सारे क्वेश्चंस करके हो जाए, हम एक फ्लो में आ जाए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो शायद वो क्वेश्चंस फ्लो में आने के बाद हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाए। एंड जब मैक्सिमम चीजें हम कर चुके होंगे तो हमारे लिए बर्डन भी कम जाएगा एंड स्ट्रेस भी कम होगा। क्वेश्चंस में अगर कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हो तो क्वेश्चंस को और ध्यान से पढ़ो। इन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करके भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये कीवर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं नॉट दिख जाए, एक्सेप्ट दिख जाए, मोस्ट दिख जाए, लिस्ट दिख जाए, करेक्ट दिख जाए या फिर इनकरेक्ट दिख जाए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मेटल्स। ऑप्शन है, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर malleable, मेटल्स आर brittle, मेटल्स हैव luster। तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि मेटल्स आर brittle, क्योंकि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, तो मेटल्स ब्रिटल नहीं हो सकता। तो कभी अगर हम ये नॉट वर्ड को स्किप कर दे तो क्वेश्चंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा एंड हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा कि हम सही आंसर को ढूंढ के निकाल सके। तो क्वेश्चंस में जब ऐसे कुछ कुछ सिमिलर वर्ड्स होंगे तो उन्हें आप ध्यान से पढ़ो। एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपके लिए आपका जो एमसीक्यू का जर्नी है उसे इजी कर सकता है, वो ये कि अगर क्वेश्चन में आपको नन ऑफ द अबव दिखे या फिर ऑल ऑफ द अबव दिखे, तो एक चीज तो पक्का है कि नन ऑफ द अबव का करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी काफी कम होता है। मतलब कोई ऑप्शन में अगर आपको नन ऑफ द अबव दिखे तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि नन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो। अगर इन ऑप्शंस में अगर ऑल ऑफ द अबव हो तो ये प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव 90% टाइम्स करेक्ट ही होता है। दिस ट्रिक माइट ऑल्सो हेल्प यू, दैट इज एलिमिनेट द रॉन्ग वन फर्स्ट। अब जब क्वेश्चन पढ़ो, आप ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शंस देखते ही जो ऑप्शंस आपको लगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करने पे क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको सही ऑप्शन ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होता है। एक काफी कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के बीच में अभी देखने को मिलता है वो है एसेरेशन एंड रीजनिंग को लेकर। ये टॉपिक काफी ज्यादा नया भी है एंड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसके साथ फेमिलियर है भी नहीं। तो एसेरेशन एंड रीजनिंग में क्या होता है कि एसेरेशन में एक स्टेटमेंट होता है, सिमिलर स्टेटमेंट होता है रीजनिंग के साथ। ये दो स्टेटमेंट के साथ हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जहां पे ऑप्शन ए ये बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए एंड आर
दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी बोलता है ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए एंड आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। एसरेशन एंड रीजनिंग को सॉल्व करते वक्त हम एक बार पहले एसरेशन को पढ़ेंगे। अगर एसरेशन को पढ़ के ये लगे कि एसरेशन ही गलत है, तब तो ऑप्शन डी करेक्ट होना ही है। एसरेशन को पढ़ने के बाद हम रीजनिंग को पढ़ेंगे। अगर रीजनिंग गलत हो जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट होना ही है। एसरेशन को पढ़ने के बाद हम बिकॉज लगा के रीजनिंग को पढ़ेंगे, और ये बिकॉज अगर दोनों स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हो तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, अगर ना करे तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। मैंने दो एग्जाम्पल देने की कोशिश की है जहां पे एसरेशन है फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन लीव्स, एंड रीजनिंग है लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। तो एसरेशन पढ़ते ही हमें यह समझ में आ चुका है कि एसरेशन गलत है। फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली ऑकर्स इन द लीव्स बट ऑल्सो इन स्टेम्स, है ना। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि एसरेशन गलत है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पे। दूसरा ऑप्शन है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रीजनिंग में है मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको बिकॉज लगा के देखूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जब भी आप एसरेशन एंड रीजनिंग सॉल्व करो तो इन चीजों का ध्यान रखो, आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखो तो एग्जाम हॉल में आपकी जो एमसीक्यू की जर्नी है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बोर्ड एग्जाम्स अपियर करने वाले हैं, और आपको लगे कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमारे लिए एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करता रहेगा। हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।